यू ऑडिबल? गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं कुमार सुदर्शन आप सभी का मीमांसा IAS की यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत करता हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो सीरीज़ चल रहा है बूस्टर क्लास का इकोनॉमिक्स का, उसका सेकेंड पार्ट है ये एज इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन का पार्ट जो है, जो एज अ परिचय आप पढ़ रहे थे अर्थव्यवस्था का, उसका सेकेंड पार्ट है। तो उसको हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, और उसको समझेंगे कि अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र ये दोनों क्या मजरा है, क्या कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, कैसे इसका नाम पड़ा। तो आज का क्लास इसी बेस्ड है और आप देखिए, ठीक है। देखिए अर्थशास्त्र का आकार, सबसे पहले आकार की बात करें तो भारत जो है विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है और परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में तीसरी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। ऐसा माना जा रहा है कि 2047 तक भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएगी, ठीक है। ऐसा अनुमान है ना हमारे अर्थशास्त्रियों का, हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। तो उससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2047 तक आते आते हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी, ठीक है। परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में हम लोग तीसरे स्थान पर हैं और पहला और दूसरा क्या है? पहला है USA और दूसरा है चाइना, ठीक है। हम लोग तो देखिए ये 2021 के अनुसार है, जिसमें एक इकोनॉमिक इंडिकेटर के अनुसार से विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर है ना भारतीय अर्थव्यवस्था USA और चीन के बाद है ना विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। संयुक्त राष्ट्र की एक बॉडी है जिसका नाम है यूनाइटेड अक्टांड है ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस और द ट्रेंड एंड डेवलपमेंट की विश्व रिपोर्ट के अनुसार ही ये बात कहा गया है कि भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट इस क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि भारत को 2021-22 में $83.57 बिलियन का निवेश प्राप्त हुआ, यानी कि FDI प्राप्त हुआ है ना। और आप जरा सोचिए कि FDI हमारे भारत में इतने बड़ी मात्रा में अगर प्राप्त हो रहा है तो भारत की अर्थव्यवस्था को है ना विश्व जो है किस प्रकार से देख रहा है। विश्व ये समझ रहा है कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है और इस बाजार को भुनाने का, यानी कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है, आपको पता है कि हम लोग जो है पॉलिसीज़ को थोड़ा लिबरल किए हुए हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को फॉलो करवा रहे हैं, सिंगल विंडो क्लियरेंस की भी सुविधा है कि अगर कोई इन्वेस्टर आए तो उनको कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। ये सारी जो सुविधाएं हैं है ना, कि आप मेक इन इंडिया के थ्रू आप हमारे देश में आ सकते हैं। कि मेक इन इंडिया को अगर आप पढ़ेंगे एक साथ, जैसे मेक इन इंडिया यानी कि मेक करो आकर भारत में, ठीक है। मतलब इसका अर्थ ये हुआ, ऐसा है कि जब भी आएंगे है ना, वो अपने साथ कैपिटल और टेक्नोलॉजी दोनों लेकर आएंगे, ठीक है। हमारे पास लेबर फोर्स की कमी है नहीं, हम लोग लेबर इंसेंटिव कंट्री हैं, तो हमारे पास लेबर फोर्सेस की, वर्किंग फोर्सेस की कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग जो है भारत में अगर ये कैपिटल और टेक्नोलॉजी अगर आ जाती है तो हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है वो थोड़ा कम होगा, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, सभी का रोजगार का साधन बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। FDI आने से बहुत कुछ भी मतलब कि पॉसिबल है। और FDI कैसी इन्वेस्टमेंट है? दीर्घकालीन, है ना, दीर्घकालीन है। दीर्घकालीन मतलब लॉन्ग टर्म के लिए है। कोई भी कंपनी आएगी तो 20 साल, 40 साल, 50 साल के लिए यहाँ पे स्टैब्लिश करेगी, ठीक है, जिससे जो है मार्केट में स्टेबिलिटी है। तो FDI का बहुत ज़्यादा आना भारतीय बाजार के लिए अच्छी बात है, ठीक है। इससे मार्केट में दीर्घकालीन स्टेबिलिटी आएगी, राइट। और क्या है? हाँ, एक चीज़ और, FDI जो है मतलब कि FDI के अनुसार जो पहली कंट्री है ना, वो है सिंगापुर और दूसरा है मालदीव, है ना, मालदीव, ठीक है। और सिंगापुर जो है जहाँ से FDI का जो फ्लो है वो हमारे कंट्री में है ना, फर्स्ट नंबर पे ये है, सेकंड नंबर पे ये है, ठीक है, सेकंड नंबर पे ये है। अब देखिए अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर क्या है। देखिए मैं आपको ये दोनों को अर्थ को तोड़कर समझा रहा हूँ और बहुत आसान भाषा में। पहले क्या है, जैसे ये इसका अर्थ को आप बाहर निकाल दीजिए, सॉरी है ना, इसके अर्थ को आप बाहर निकाल दीजिए।
ये अर्थ बाहर निकल गया और ये अर्थ बाहर निकल गया। और अर्थ का मतलब होता क्या है? धन, है ना। और धन जो है दो प्रकार से हमारे इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स में इसका यूज किया जाता है। पहला क्या है? शास्त्र का मतलब होता है सिद्धांत। तो अगर मुद्रा का अगर सिद्धांतों का अध्ययन करना है तो हम लोग इकोनॉमिक्स के अंतर्गत करते हैं। लेकिन उसी का अगर अप्लाइड पार्ट यानी कि ऐसी कार्य प्रणाली जिसके तहत, है ना, जिसके तहत मुद्रा को व्यवहार में कैसे लागू किया जाए, कैसे उसको व्यवहारिक रूप से लागू किया जाए, उस व्यवस्था को हम लोग कहते हैं अर्थव्यवस्था। ठीक है। तो अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में मेजर डिफरेंट ये है कि ये इसका सैद्धांतिक पक्ष है यानी थियोरेटिकल पार्ट है और इसी का ये व्यवहारिक पक्ष है। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, अगर मुझे गरीबी यानी कि पॉवर्टी, है ना, पॉवर्टी, अगर इसका अध्ययन करना है इकोनॉमिक्स के अंतर्गत तो हम लोग ये समझेंगे कि इस डायमेंशन का आने का क्या कारण था और किस किस क्षेत्र में हम कितना कितना मुद्रा अलॉट करेंगे तो ये समस्या को दूर किया जा सकता है ना। लेकिन इससे इस समस्या का अगर हम व्यवहारिक रूप में लागू करेंगे तो इसके प्रभाव की बात करेंगे तो इस सेक्टर को कितना पैसा अलॉट किया जाए कि इसके प्रभावों से दूर किया जाए, इनको प्रभाव जो है उन पर हावी ना हो। ठीक है। तो ये व्यवहारिक पक्ष का पार्ट है और ये सैद्धांतिक पक्ष का पार्ट है। ठीक है। तो एक छोटा सा उदाहरण से देख लेते हैं कि अर्थशास्त्र जो है अंग्रेजी शब्द इकोनॉमिक्स का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है। क्योंकि ये ग्रीक भाषा में लिखा गया है और इसका नाम है अकोनोमिया, शब्द से उत्पन्न हुआ है। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ है, इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था लेजर फेस की विधि, यानी कि मुझे खुला छोड़ दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, है ना। सामान्यतः ये पूंजीपति यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बहुत बड़े समर्थक हैं। इनका कहना है कि बाजार जो है अपनी शक्ति से रेट खुद तय कर लेगा, इसमें कोई भी किसी तीसरे पक्ष का इंटरवीन करना बहुत ही बेकार ये मानते हैं। ठीक है। तो एडम स्मिथ जो है वो अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं, है ना। अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय अध्ययन है जिसमें मनुष्य अपनी सीमित स्रोतों का, है ना, चुनाव द्वारा धन का विभाजन करके अपने असीमित इच्छाओं की पूर्ति करके संतुष्टि प्राप्त करता है। अब देखिए कितना अच्छा खूबसूरत लाइन है ये कि अगर मनुष्य के पास क्या है, संसाधन सीमित है। हमारे देश में जितने भी प्राकृतिक संसाधन है ना, प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, संसाधन वो क्या है, वो सीमित है। ठीक है ना, वो सीमित है। ठीक है। और लोगों का जो डिमांड है ना, वो असीमित है, इनफाइनाइट है ना। लोगों को लगता है कि मेरे पास ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, ज़मीन भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, यहाँ के जितने भी संसाधन हैं वो मेरा होना चाहिए। ठीक है। लेकिन आपको लगता है कि सभी व्यक्तियों का, है ना, जो डिमांड है उसको ये सीमित संसाधन से पूरा किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, है ना। तो ये आवंटन की जो प्रक्रिया होती है, जो एलोकेशन की जो प्रक्रिया होती है, वो इतना तार्किक तरीके से किया जाता है कि लोगों के अंदर ये उनकी इच्छाओं की पूर्ति करके संतुष्टि की प्राप्ति हो सके। ठीक है। अगर सभी संसाधनों का आवंटन किसी पर्टिकुलर सेगमेंट या पर्टिकुलर व्यक्ति को ही अगर आवंटित कर दिया जाएगा तो क्या सभी की इच्छाएं पूर्ति होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इसी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए जो आवंटन की जो प्रक्रिया होती है, जो हमारा सीमित संसाधन है, उस सीमित संसाधन को हम कैसे, मतलब कि अर्थव्यवस्था की भाषा में अगर हम बात करें कि कैसे उसको मनुष्य तक पहुंचाया जाए, है ना, जिससे उसको अंततः संतुष्टि की प्राप्ति हो। ठीक है। तो आसान भाषा में समझते हैं कि सीमित संसाधनों के द्वारा, है ना, सीमित संसाधनों के द्वारा, ठीक है, असीमित आवश्यकताओं को पूर्ति करने का जो कार्य करती है उस व्यवस्था को हम लोग क्या कहेंगे? अर्थव्यवस्था। ठीक है ना।
अर्थशास्त्र एक सैद्धांतिक पक्ष है और अर्थव्यवस्था उसका एक व्यवहारिक पक्ष है। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, ये बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है। इसमें है अर्थशास्त्र की क्रियाएं और अर्थशास्त्र के दो प्रमुख शाखाएं। पहला शाखा क्या है? आर्थिक क्रिया। ऐसी क्रियाएं जिसमें व्यक्ति का उद्देश्य क्या है? धन की प्राप्ति होता है। व्यक्ति उन क्रियाओं में संलग्न रहता है जिसमें आय की वृद्धि हो, आर्थिक क्रियाएं कहलाती है ना। इसमें फोकस क्या है? कि मुझे मनी मिले, है ना। और आपको भी पता है कि कोई भी व्यक्ति अगर वो सुबह उठने के बाद अगर वो बाहर ऑफिस जा रहा है या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या फिर प्राइवेट एम्प्लॉई है या बिजनेसमैन है, उसका एक ही मोटो होता है कि मुझे मुद्रा कमाना है, पैसा कमाना है, ठीक है। और ऐसे ही एक्टिविटीज़ करता है जिससे उसके पास मुद्रा है। जैसे मैं अध्यापन क्रिया कर रहा हूँ, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इंस्टीट्यूशन मुझे पे कर रही है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति चिकित्सक है, डॉक्टर है, ठीक है, वो व्यक्ति आज हॉस्पिटल में बैठ रहा है या फिर अपनी खुद के क्लिनिक में बैठ रहा है, तो उसके पीछे उसका एक ही मकसद है कि उसको उस कार्य प्रणाली के अनुसार उसकी आय में वृद्धि हो, ठीक है, उसकी क्रियाओं से उसके इनकम में वृद्धि हो। वो क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि ऐसी ही एक्टिविटी से उसको जो है मतलब कि धन की प्राप्ति होगी। और आपसे पूछा क्या है? आर्थिक क्रिया। तो इकोनॉमिक्स की भाषा में अगर मैं ऐसे बात करूं, इकोनॉमी की भाषा में, ये आर्थिक क्रियाएं वैसी कार्य प्रणाली है जिसमें धन की वृद्धि के लिए प्रयास किए गए कार्यों को करने के लिए लोग प्रयासरत रहते हैं, लोग तत्पर रहते हैं। और ऐसे कार्य करने का सिर्फ एक ही मकसद होता है, धन की प्राप्ति करना, ठीक है। तो आप देख रहे हैं अध्यापन कार्य द्वारा, व्यापारी द्वारा, है ना, वाणिज्यिक द्वारा, कमर्शियल पर्सन द्वारा, या फिर कोई अगर ट्रेडर पर्सन है, कोई व्यापारी है, उसका भी सेम मकसद होता है कि अगर मैं कहीं पर हूँ या मैं कुछ व्यापार कर रहा हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ धन की प्राप्ति के लिए करता है। लेकिन दूसरी एक्टिविटी क्या होगी? दो प्रमुख शाखाएँ हैं, अनार्थिक क्रियाएँ। तो इसको ठीक तोड़ देते हैं हम लोग। अनार्थिक क्रिया में क्या होगी? ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसी मतलब एक नॉन एक्टिविटीज़ जिसमें धन की प्राप्ति का और उन क्रियाओं में संलग्न रहने का उनका कोई भी मकसद नहीं होता है। उनका मकसद धन कमाना होता ही नहीं है। उनका मकसद क्या होता है कि मोर और मोर समाज सेवा किया जाए, पुण्य के काम किए जाए। पुण्य के द्वारा ही जो है उनको लगता है कि संतुष्टि प्राप्ति हो गया। जैसे आप देखिए, आपको पता चल जाएगा। जैसे ये देखिए, आप डायग्राम देख लीजिए, है ना। डायग्राम क्या कह रहा है? डायग्राम क्या कह रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज या बिजनेस या प्रोफेशन या एन एम्प्लॉय, है ना, ये सारा चीज़ जो है ना, ये सारा चीज़ जो है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है, मैंने आपको बताया था। दूसरा क्या है? अनार्थिक क्रिया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। ऐसी क्रियाएं जिसमें धन प्राप्त करने का उद्देश्य शामिल नहीं होता है, अनार्थिक क्रियाएं कहलाती है। इसमें सामाजिक धार्मिक क्रियाएं सम्मिलित होती है। जैसे मोटिव टू गेटिंग साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि आपके अंदर नॉन एक्टिविटीज़ के तहत मानसिक रूप से आप संतुष्ट हैं या नहीं, ये देखा जाता है, ठीक है। अगर आप मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं हैं तो क्या होगा? क्या होगा? मानसिक रूप से संतुष्ट अगर नहीं है तो आपको लगेगा कि आपका माइंड डिस्टर्ब रहेगा। जैसे आप कोई टेम्पल जाते हो, कोई मंदिर जाते हो, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पे कोई इकोनॉमिक्स एक्टिविटी करने जा रहे हो? नहीं। आप अपने लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं या फिर आपको लगता है कि मुझे पीस की ज़रूरत है, शांति की ज़रूरत है, तो आप टेम्पल या फिर किसी गुरुद्वारा या चर्च या फिर मस्जिद में जाके आप बैठते हो, ठीक है। वहाँ प्रेयर करते हो, आप अपने लाइफ के लिए सेटिस्फेक्शन वाला पार्ट को ढूंढते हो। वहाँ पर पैसा कमाना मकसद नहीं होता है। प्लेइंग द पार्क
अगर आप कोई पार्क में टहलने जा रहे हैं सुबह सुबह या फिर खेलने जा रहे हैं तो वहाँ की नॉन एक्टिविटीज़ क्रियाएँ आप करते हैं, यानी कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं। वहाँ पे आपका मकसद होता है अपने आप को फिट रखना, है ना। मेंटली आप प्रिपेयर रहते हैं कि मैं यहाँ जा रहा हूँ और मैं अगर 2 घंटा अपना समय दे रहा हूँ तो मैं अपने शरीर पे दे रहा हूँ, ना कि मुझे पैसे के लिए समय देना है। ठीक है, क्या है, वॉचिंग मूवी। अगर आप बहुत स्ट्रेस हैं और आपको लगता है कि आज मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, पढ़ने का मतलब अगर आप पढ़ रहे हैं इसका मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, आगे जाके आपका सर्विस होगा, आप जाके बहुत बड़े अफसर बनेंगे। लेकिन जब वॉचिंग मूवी करते हैं तो आपको क्या होता है कि लगता है कि मुझे लगता है कि आज मेरा माइंड जो है ना ठीक नहीं है, तो उस ठीक माइंड को, उस ख़राब माइंड को ठीक करने के लिए आप क्या करते हैं कि कोई मूवीज़ को देखते हैं। ठीक है, मूवीज़ देखने में आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है और फिर आपको लगता है कि मुझे फील अच्छा हो रहा है, राइट, है ना। तो ये नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ का मेन मकसद क्या है, नो मॉनेटरी बेनिफिट्स, है ना। कोई धन का मुझे लाभ नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, राइट। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे आई होप कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या अंतर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। पहला क्या है, अच्छा ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। देखिए, अर्थशास्त्र की शाखाओं के अंदर आप पढ़ते होंगे कि अर्थशास्त्र की 2 प्रमुख शाखाएं हैं। ठीक है, एक है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए, वेस्टी और समष्टि इसको हिंदी में कहते हैं, लेकिन आप इसको थोड़ा इंग्लिश में गौर करो। देखो, माइक्रो का मतलब, है ना, और मैक्रो का मतलब स्मॉल, छोटा, दायरा उनका छोटा होगा, व्यापक नहीं होगा। ठीक है, और मैक्रो का मतलब उनका दायरा छोटा हो ही नहीं सकता, बहुत बड़े व्यापक है। ऐसे एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस करने के बाद आपको लगता है कि बिजनेस में घाटा या लाभ या नुकसान कुछ भी हो रहा है। ठीक है, तो आप ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर जो अकाउंटिंग होता है, जो आप मेजरमेंट करते हो, जो आप काउंट करते हो कि मेरा कितना घाटा, नुकसान, फ़ायदा कितना हुआ है, वो किसके तहत आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स के तहत। ठीक है, अगर कोई आपका फर्म है या कोई पारिवारिक फर्म है या आपने कोई उद्योग स्थापित कर रखा है इंडिविजुअली, यानी कि कोई व्यक्ति का, निजी व्यक्ति का अगर कोई इंडिविजुअली ट्रांजैक्शन हो रहा है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में। जैसे मान लीजिए कि अभी अडानी और अंबानी, 2 नाम आप देख ही रहे हैं। ठीक है, ये दोनों लोग जो हैं अपने अपने क्षेत्र में मोर एंड मोर प्रॉफिट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये ओवरऑल इकोनॉमी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट तो हैं, लेकिन इनका मकसद क्या है, खुद का पहले प्रॉफिट। ठीक है ना, इनका सामाजिक कल्याण से कोई लेना देना नहीं है। इनका मतलब है ये पूंजीपति लोग हैं और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं, एडम स्मिथ साहब को। ठीक है, तो इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है, लाभ कमाना। ठीक है, इनका कोई पर भी मकसद होता है सामाजिक आर्थिक कल्याण की कोई बात नहीं करते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट तो है नहीं। तो इनका सबसे होता है कि कोई अगर फर्म अगर स्थापित कर रहे हैं, परिवार है अंबानी अडानी, उनका एक फर्म हो गया, उनका एक उद्योग है, अब उस उद्योग से कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितने मार्केट में जा रहा है, उनको कितना लाभ हो रहा है, ये किसका पार्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट है। लेकिन जब पूरे देश की बात आ जाए कि पूरे देश का जीडीपी क्या है ना, पूरे देश का जीएनपी क्या है, जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, है ना, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। जीडीपी का मतलब सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, अगर ये पूरी तरीके से आ जाए, है ना, कि अगर पूरे ओवरऑल इकोनॉमिक्स में क्या परिवर्तन है, इकोनॉमी में क्या परिवर्तन हुआ है ना। जैसे भारत सरकार ने क्या की कि किसी भी सेक्टर को यानी कि सर्विस सेक्टर को मान लेते हैं, टर्सरी सेक्टर को, है ना, टर्सरी सेक्टर को फंड अलॉटमेंट की। तो इसमें ये नहीं देखेगी कि टर्सरी सेक्टर के अंदर बीमा का लाभ हुआ या फिर ट्रांसपोर्टेशन का लाभ हुआ, ये पूरे ऑल टर्सरी सेक्टर का लाभ कितना हुआ, कैसे हुआ, इससे क्या मतलब कि बेनिफिट्स हो रहा है, लोगों को क्या लाभ हो रहा है, ये बहुत ही ब्रॉड लेवल पर बात करती है, यानी कि बड़े लेवल पर। तो अगर इंडिविजुअली की बात हो, अगर आपका खुद का फर्म है या रोज़मर्रा के जीवन में आप
खुद के किसी दुकान पे या छोटे से राशन दुकान का उदाहरण ले लीजिए। अगर छोटा सा दुकान भी है तो आप माइक्रो के तहत कैलकुलेट करते हो कि मैं मंडी गया था, मंडी से इतना सामान लाया, इतना मैंने बेचा, इतना मुझे प्रॉफिट हुआ, माइक्रो का पार्ट है। लेकिन अगर ओवरऑल पूरे ब्रॉड लेवल पर बात किया जाए कि कैसे मतलब देश के है ना इकोनॉमी में किस सेक्टर का कितना योगदान है, जीडीपी कितना बढ़ रहा है, जीएनपी कितना बढ़ रहा है, एनएनपी कितना बढ़ रहा है ना, नेट नेशनल प्रोडक्ट कितना बढ़ रहा है, ठीक है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कितना बढ़ रहा है, इससे पर कैपिटा इनकम मतलब कि एनएनपी जो है किसी भी राष्ट्र के इनकम का मतलब कि इंडिकेटर होता है, ठीक है, कि अगर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है वही पूरे देश का राष्ट्रीय आय होता है, पर्सनल इनकम होता है, ठीक है। तो आप जरा सोचिए कि अगर ऐसे एक्टिविटीज़ अगर आपके सामने दिखाई दे तो इसका मतलब ये है कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत होता है। थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अर्थशास्त्र के एक प्रत्येक शाखा के रूप में समष्टि अर्थशास्त्र का आरंभ करने का श्रेय किनको जाता है? एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे जॉन मेनार्ड केन्स, है ना। उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इसमें सैद्धांतिक रूप दिया और इसे अध्ययन किया जाता है। इन्होंने सीधा सीधा कहा कि एक थ्योरी है जो एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट और मनी के ऊपर है, ठीक है, और इस पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया कि भाई कैसे कोई रोजगार और कोई मतलब कैसे इस बुक्स में इन्होंने यही बताने की कोशिश किया है कि ओवरऑल पूरे देश का अगर पूरे ओवरऑल व्यापक रूप से अगर किसी का मेजरमेंट करते हैं तो उसका इनपुट और आउटपुट क्या निकल सकता है, ठीक है। तो अगर इंडिविजुअली की बात करें तो माइक्रो की बात करेंगे, ब्रॉड लेवल पे व्यापक रूप से अगर बात करें तो मैक्रो की बात करेंगे। आई होप कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे, ठीक है। नहीं समझ में है तो आप मुझे कमेंट करके या फिर मैसेज करके आप मुझे सवाल पूछ सकते हैं। अगर मुझे लगता है तो मैं इसके लिए आपका डाउट सेशन अलग से अरेंज कराऊंगा या मैं खुद लूँगा, और अगर लगता है कि इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है तो वो भी आप मुझे दें, है ना। मैं आपके सहयोग से ही मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सजेस्ट करें, हो सकता है कि आपके सजेशन हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ही काम आए, ठीक है। तो थैंक यू, है ना। आगे हम देखते हैं क्या है और आगे क्या पढ़ना है, ठीक है। ये रहा बहुत अच्छा चीज। देखिए हमेशा ये चर्चा का विषय रहा है कि मुझे इकोनॉमिक में सेक्टर पार्ट समझना है, सेक्टर पार्ट पढ़ना है, सेक्टर क्या होता है, सेक्टर कैसे होता है, सेक्टर कैसा डिवाइड होता है ना। तो आज मैं यहाँ पे इसका पूरा क्लैरिटी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आई होप कि आपको समझने में मजा आएगा। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि सेक्टर कहते किसको हैं। अगर आप लोग कह रहे हैं अर्थव्यवस्था का क्षेत्र, तो अर्थव्यवस्था कहते कैसे? देखिए समाज में लोग विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में कार्यरत रहते हैं, ठीक है। इनमें से कुछ गतिविधियां वस्तुओं का उत्पादन करती है और कुछ गतिविधियां सेवाओं का सृजन करती है। अब जरा सोचिए कि समाज में कुछ लोग हैं, ठीक है, और वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं। कुछ तो गुड्स का प्रोडक्शन करेगी और कुछ सर्विसों का क्रिएशन करेगा, कि मतलब कि मुझे इकोनॉमी में दोनों का बैलेंस बनाकर चलना है, ठीक है। इन गतिविधियों को समझने के लिए इन्हें समूहों में वर्गीकृत किया जाता है और समूहों को ही हम लोग क्या कहते हैं? सेक्टर, ठीक है। अगर मान लीजिए ये जितने भी एक्टिविटी है, ठीक है, जितने भी एक्टिविटी हैं, ठीक है ना, जितने भी एक्टिविटी हैं इस क्षेत्र में निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला क्या है? प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीय क्षेत्र, तीसरा तृतीय क्षेत्र, चौथा चतुर्थ और पांचवा पंचम क्षेत्र, ठीक है। एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सेक्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंस है और ये सेक्टर क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे नाम से ही आपको पता है प्राथमिक क्षेत्र यानी कि ऐसा क्षेत्र जिसमें कच्चे माल, है ना, प्राकृतिक संसाधन की बात की जाती है। प्राकृतिक संसाधन किसको कह सकते हैं? जो प्रकृति के द्वारा मुझे पूर्णतः रूप से प्राप्त है। जैसे लैंड, अगर लैंड को अगर देखें कि एक प्राकृतिक संसाधन है, तो लैंड में जितने भी भूमि के अंदर जितने भी उपज हो रहे हैं, जैसे नदी, झरना, है ना, पहाड़,
है ना। ऐसे सब चीज़ क्या है, हमारे प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। अब पहाड़ों के अंदर कई साल वर्षों तक में कोयले का मतलब कि क्रिएशन होता है, तो कोयला भी कैसा है, हमारा प्राकृतिक संसाधन है। यूरेनियम एक प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। तो मतलब इस तरह का अगर आप देखेंगे तो ये आपके प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आएगा। देखिए, लेकिन प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आप देखेंगे कि अधिकांशतः कच्चे माल के प्रोडक्शन को ही रखा जाता है। देखिए, आप देख सकते हैं ये प्राकृतिक संसाधन के पिक्चर हैं जो इस प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आती है, ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके वस्तुओं का उत्पादित किया जाता है, अतः प्राथमिक क्षेत्र उन सभी उत्पादों का आधार है। देखिए कितना अच्छा है, जो भी प्राकृतिक संसाधन के द्वारा इसका उपयोग करके दूसरी वस्तु बनाया जाता है ना। और प्राथमिक क्षेत्र उन सभी उत्पादों का आधार होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। जैसे कृषि, डेयरी, मत्स्यन, वनों से प्राप्त करते हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र को कृषि और सहायक क्षेत्र भी कह सकते हैं। कभी कभी आपसे पूछ ले एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, तो ये भी प्राकृतिक क्षेत्र का पार्ट है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। गेहूं है, गेहूं है आपका, गेहूं से आपने क्या बनाया, आटा, ठीक है। और आटा से क्या बना, ब्रेड, ब्रेड, ठीक है, ब्रेड बना। तो गेहूं जो है हमारा क्या है, ये है प्राथमिक, यानी क्यों है, ये कृषि है हमारा। आटा क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है, यानी मध्यवर्ती वस्तुएं हैं। और ब्रेड क्या है, फाइनल गुड्स है, यानी कि ये ऐसा वस्तु है जिस पे कंज्यूमर जो है लास्ट में से कंज्यूम करता है। अगर आपसे मैं बोलूँ कि जाइए आप ब्रेड ले आइए, तो अगर आप ब्रेड के जगह पे आटा लेकर आ जाते हैं तो क्या आप उसको खा सकते हैं सेक कर, नहीं, उसको रोटी बना के खा सकते हैं। तो आटा से आप फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाया आपने, रोटी बनाया, और रोटी को मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, आटा को नहीं। आटा क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है, मतलब गेहूँ डायरेक्ट खा नहीं सकते, गेहूँ को मैंने आटा में कन्वर्ट किया, और आटा इंटरमीडिएट गुड्स है। प्राथमिक क्षेत्र से, प्राथमिक जो है सेक्टर से मैंने कृषि के एक चैप्टर, कृषि का एक प्रोडक्ट को लिया जिसका नाम है गेहूँ, ठीक है। गेहूँ से मैंने आटा बनाया, आटा से मैंने ब्रेड बनाया। तो ऐसी गतिविधियाँ जिसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके वस्तु का उत्पादन किया जाता है, ऐसे सेक्टर को हम लोग कहते हैं प्राथमिक सेक्टर। इसके अंदर कृषि, मत्स्यन, वन, है ना, मतलब जितने भी मुर्गी पालन, भेड़ पालन, वन मतलब कि ये वनों से प्राप्त करने वाली लकड़ियाँ जितनी भी हैं, ये सब आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है, ठीक है। अब चलते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी देखिए, बड़ा ही बेहतरीन चैप्टर है। सेकेंडरी का मतलब सिंपल सी बात है, इसमें कुछ प्राइमरी सेक्टर से, है ना, उपयोग करके मैन्युफैक्चरिंग करके उसको दूसरा प्रोडक्ट का शेप दे रहे होंगे, ठीक है। तो द्वितीयक क्षेत्र में उन गतिविधियों को स्थान दिया जाता है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण द्वारा अन्य उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है। कितना अच्छा लाइन है, देखिए, ठीक है, यानी मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा अन्य उत्पादों में परिवर्तन किया जाता है। जैसे आप लकड़ी का उदाहरण ले लीजिए। लकड़ी क्या है ना, एक आपका प्राकृतिक स्रोत है, लेकिन उसको मशीन के मदद से मैन्युफैक्चरिंग करके उसको सोफ़ा का रूप दे दिया। अब जब सोफ़ा का रूप दे दिया तो मार्केट में क्या है, बिकने को तैयार है, फाइनल गुड्स बन गया वो। लकड़ी से सोफ़ा बना, ठीक है, पहले पेड़ था, पेड़ से लकड़ी बना, लकड़ी उसको छील छाल के लकड़ी बनाए, उसके बाद उसको क्या बनाए, सोफ़ा बनाए। तो ऐसी गतिविधियां का स्थान दिया जाता है जिसमें प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के द्वारा अन्य उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है ना। इस क्षेत्र के अंतर्गत वस्तुओं का उत्पादन प्रत्यक्षतः प्रकृति से नहीं होता है, बल्कि वस्तुएं निर्मित की जाती है। इसलिए विनिर्माण की प्रक्रिया किसी कारखाने, कार्यशाला या घर से भी हो सकती है। उदाहरण स्वरूप कपास के पौधे से प्राप्त रेशे का प्रयोग करके सूत काटना और कपड़ा बुनना, ये हमारे मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप देखे होंगे कभी भी, मैं तो बहुत बार देखा हूँ, कानपुर में गया था या फिर रायबरेली या शाहजहांपुर, है ना, तो वो सब एरिया में छोटे छोटे ना, मतलब कि ये सूत काटने वाला मतलब कि कारखाना लगा हुआ, उसमें महिलाएं जो हैं सूत काट रही हैं ऐसे करके, ठीक है। और ये क्या रही है, कपास के पौधे से प्राप्त रेशे को प्रयोग करके क्या कर रही हैं, सूत काट दे रही हैं और कपड़ा बुन दे रही हैं। अंत में आपको जो है मतलब कि वो कपड़ा आपको बना बनाया मिल रहा है, ठीक है। और पहले क्या था, ये पौधा था, तो उसको क्या किया, एक मशीन के मदद से
इन्होंने क्या किया, प्राथमिक क्षेत्र के मतलब कि वस्तु को मैन्युफैक्चरिंग करके सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट कर दिया। सिंपल सा उदाहरण ये है, सिंपल के शब्दों में ये है कि जैसे प्राइमरी सेक्टर प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वन या फिर आपके मत्स्यन ऐसे वर्गों को रखा जाता है, उसी में द्वितीय क्षेत्र को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है, जहाँ पर मशीन और मशीनरी की सहायता से प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद को मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा उसे दूसरे उत्पाद में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है। संवर्धित विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा, जिसके कारण इस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। इसी सेक्टर को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। और द्वितीय क्षेत्र की देश की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में हिस्सेदारी कितना है, लगभग, है ना, 25 नहीं 26%। ठीक है। अब इसको मैं करंट से जोड़ रहा हूँ, थोड़ा सोचिए। पहले आप टर्सरी देख लीजिए, टर्सरी देखने के बाद मैं करंट से जोड़ दूंगा इसे, ठीक है ना। देखिए आप यहाँ पे एक पिक्चर को देखिए, जैसे ये प्लांट है ना, ये तेल निकालने के लिए है ना, ये कोयला मतलब कि कर रही है। तो ये क्या है, एक खादान है और खादान में मशीनरीज के माध्यम से कोयला निकल रहा है। ये प्लांट है जहाँ पर स्टील बन रहे होंगे मशीनरीज के माध्यम से। ठीक है। ये क्या है, हमारा तेल है जो मतलब कि ज़मीन से तेल का प्रोडक्शन किया जा रहा है कि हम लोग तेल जो है जिसको आप गाड़ी में प्रयोग करते हैं डीजल और पेट्रोल के रूप में, कच्चे तेल के रूप में हम लोग इसका क्या कर रहे हैं, उद्योगन कर रहे हैं। ठीक है। तीसरा क्या है, देखिए तीसरा क्या है, क्या हो गया, किसी कारण से हैंग कर रहा है ये हैंग कर रहा है। हैंग कर रहा है। ठीक है। तीसरा है टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर को क्या कहते हैं हम लोग, तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र का मतलब, तृतीय क्षेत्र का मतलब सेवा सेक्टर से। जैसे ऐसे समझिए, ये प्राइमरी है ना, हमने कहीं पर कच्चे माल को खरीदा डायरेक्ट खेतों से, और सेकेंडरी सेक्टर के पास गया, लेकिन प्राइमरी से सेकेंडरी सेक्टर तक जाएगा कैसे, इसको जोड़ने के लिए टर्सरी सेक्टर का प्रयोग करना पड़ता है। और टर्सरी सेक्टर क्या है, जैसे वाहन है, ट्रांसपोर्टेशन है, बीमा है। ठीक है। ये सारे सेक्टर्स क्या हैं आपके टर्सरी सेक्टर में, जो आपको सेवाएं दे। ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर के कच्चे गुड्स को, है ना, मशीनरीज तक पहुंचाने का काम कौन करता है, ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था। अब मान लीजिए कि ये फाइनल जो है यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो गया, और मैन्युफैक्चरिंग से बाजार तक यानी आपके तक, आपके सिटी तक पहुंचाने का काम कौन करता है, टर्सरी सेक्टर। ठीक है। यानी कि ये सेवा सेक्टर। और ये सेवा सेक्टर जो है, अगर जितना अच्छा होगा, जितना अच्छा सर्विस देगा, उसकी इकॉनमी उतनी अच्छी होगी। कोविड से पहले सरकार जो है ना, ये सेकेंडरी सेक्टर पे फोकस कर ही नहीं रही थी। उनको लग रहा था कि हमारी इकॉनमी ठीक है। एक बैग कोविड आया, और कोविड आने के बाद पता चला सारे सर्विस सेक्टर्स ठप, इकॉनमी धड़ाम से गिर गई, है ना। अब इकॉनमी धड़ाम से गिर गई तो वहाँ पे तो आधार था ही नहीं हमारे पास। ये हमने प्राइमरी से उठा और सीधा टर्सरी सेक्टर को, यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर को मैंने क्या किया था, स्किप कर दिया था। ठीक है। और स्किप करने की वजह से ये सेक्टर जो है बहुत ही गिर चुका था। लेकिन अब सरकार जो है इस सेक्टर को फोकस कर रही है। तो मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था कि हमारा एफडीआई जो है रिकॉर्ड बीट आया हुआ है भारत में, यानी निवेश बढ़ रहा है। और निवेश के तहत, है ना, निवेश के तहत उन्होंने क्या कहा, उन्होंने का मतलब गवर्नमेंट ने क्या कही, निवेश का मतलब ये हो गया कि एफडीआई जो है हमारे देश में बहुत ही स्मूथली, या क्यों ये कह लीजिए कि देश के विकास के लिए एफडीआई बहुत ज़रूरी है। तो एफडीआई हमें रिकॉर्ड बीट प्राप्त हुआ है। ठीक है। तो इस सेक्टर को बूम करने के लिए सरकार ने एक स्कीम चलाई, मेक इन इंडिया। फिर क्या चलाई,
फिर क्या चलाई, आप देख लीजिए, इस सेक्टर को यानी कि कितना सेकेंडरी सेक्टर को बूम करने के लिए देखिए टर्सरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर को बूम करने के लिए क्या चलाई, पहला मेक इन इंडिया। बोली क्या, हमारे उद्योगपति से या फिर हमारे फॉरेनर इन्वेस्टर से या इन्वेस्टर जो FDI लेकर हमारे देश में निवेश करना चाह रहे हैं, मशीनरीज लगाना चाह रहे हैं, प्लांट लगाना चाह रहे हैं, वो सब क्या कर रहे हैं, ठीक है, वो सब पूरी तरीके से बोले कि आप मेक करो, लेकिन कहाँ, भारत में। लोगों को प्रोत्साहित किया गया क्या, स्टार्टअप के लिए, स्टार्टअप इंडिया के लिए। आपको भी पता होगा कि लोग अब अपने अपने स्टार्टअप पे ध्यान दे रहे हैं। बोला ठीक है स्टार्टअप तो कर लेंगे, लेकिन हमारे पास स्किल नहीं है। बोले ठीक है भाई, स्किल इंडिया कर देते हैं। आप स्किल इंडिया के तहत आप हुनर सीखो, स्किल सीखो, उसके बाद आप स्टार्टअप करो। बोला पैसा ही नहीं है। बोले ठीक है, आप मुद्रा लोन के अनुसार जो है आपको ये मिल जाएगा, तरुण शिशु है ना, इस तरह करके आपको लोन मिल जाएगा 15 लाख तक, आप व्यापार को शुरू कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे कई ऐसे स्कीम लाए गए जिसका एक ही मकसद था कि सेकेंडरी सेक्टर को बूम कराना है, मतलब उसका मतलब कि परसेंटेज GDP में परसेंटेज रेशियो को बढ़ाना है। क्यों कि कल के डेट में अगर सर्विस सेक्टर से अगर हम धोखा खा भी गए तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो स्टेबल है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जितना स्टेबल होगा इकॉनमी उतना स्टेबल होगी, राइट। ठीक है, तो ये बहुत ही मायने रखता है कि कैसे आप देखेंगे। ठीक है, आप देखिए कि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली गतिविधियों में क्या है, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में सहायता करती है, सहयोग करती है। सिंपल सी बात है, आपको मैंने बताया था कि प्राइमरी से सेकेंडरी तक आने के लिए तृतीय सेक्टर जो है वो हेल्प करती है। और हेल्प क्या कर रही है कि ये सेक्टर जो है ना, अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो ये बाजार तक यानी आपके तक यानी कंज्यूमर तक कैसे पहुंचेगा, ये टर्सरी सेक्टर का ही पार्ट है। तो देखिए तृतीय क्षेत्रीय गतिविधियों में स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया जाता, लेकिन ये उत्पादन प्रक्रिया में सहायता करती है। इससे परिवहन और संचार की व्यवस्था शामिल है ना। इस वस्तुओं पर स्थान पर सेवाओं को सृजन करती है, इसलिए इस क्षेत्र का सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत ऐसी सेवाओं को भी शामिल किया जाता है जो प्रत्यक्ष रूप से किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करती, किंतु उन्हें आवश्यक माना जाता है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत संचार, परिवहन, बीमा, बैंकिंग, शिक्षा इत्यादि सभी आते हैं। और ये GDP में यानी कि GDP में इनका लगभग 54% योगदान है। यानी कि सोचिए इस सेक्टर का कितना योगदान है। तो ये सेक्टर अपने आप में इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन कब, जब सेकेंडरी सेक्टर स्टेबल हो। इसीलिए सरकार अब सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मतलब कि ध्यान दे रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। चौथा, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बौद्धिक गतिविधियों को शामिल किया जाता है, जैसे अनुसंधान, कोई R&D का पार्ट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पार्ट, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, सरकार खुद अपना गवर्नमेंट है ना, अगर ऐसी गतिविधियों में शामिल हैं तो ये संस्कृति, पुस्तकालय, ये सब हमारे फोर्थ सेक्टर का पार्ट है। ये पूरी तरीके से ऐसा सेक्टर है जहाँ पर ये काफ़ी वाइट कॉलर की तरह ये मतलब कि बैठे रहते हैं, मूलतः ये डिसीजन मेकर होते हैं। और पांचवी सेक्टर भी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता है, लेकिन ये सुप्रीम डिसीजन मेकर होते हैं। पहला पांचवी क्या है, पांचवी सेक्टर के अंतर्गत उच्च स्तरीय निर्णय लेने की क्षमता इनको होती है। ठीक है ना, ऐसे शामिल किया जाता है जैसे सरकार, यहाँ पर भी आ गया, विश्वविद्यालय आ गया, मीडिया आ गया, विज्ञान गैर लाभकारी संस्था यानी NGO की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है आप पिक्चर से समझिए। ठीक है, कि अगर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में कौन सा सेक्टर को कब मुझे डेवलप्ड करना है, इसके लिए या तो विश्वविद्यालय बताएगी कि नहीं ये सेक्टर बेटर है ना, या तो मीडिया के द्वारा नागरिकों को पता होता है, या कोई प्रयास अपने स्तर पे NGO कर रही होती है, या फिर सरकार अपना इनिशिएटिव ले रही होती है। तो ऐसे डिसीजन जो उच्च स्तरीय निर्णय लेने की क्षमता होती है जिस संस्थान के पास, वो हमारा पांचवा सेक्टर का पार्ट होता है। आई थिंक आपको ये फर्स्ट प्राइमरी से लेकर पांचवी सेक्टर तक, पंचम सेक्टर तक के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ठीक है, और आगे देख लेते हैं।
भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। ये बड़ा ही अच्छा टॉपिक है। भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है और आप बताइए विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं। जैसे ये सारी विशेषताएं ही हैं, ठीक है। कृषि प्रधानता है हमारे देश में, प्रति व्यक्ति निम्न आय अभी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से तो कम ही है ना। ग्रामीण अर्थव्यवस्था अभी भी है हमारी, है ना। कृषि पर ऊपर योगदान है, उस पर संलग्नता कम हुई है लेकिन प्रोडक्शन कम नहीं हुआ है, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि फर्स्ट नंबर पे बाजी मार चुके हैं, ठीक है। बेरोजगारी चरम स्तर पर है और गरीबी उससे भी बेकार हालत। देश में बेरोजगारी का ये आलम है कि आप इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एक रिपोर्ट आई, येलो का रिपोर्ट है, उसके अनुसार बेरोजगारी जो है इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है ना, इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है कि सरकार जो है ना, इस पर बात ही नहीं करना चाह रही है, बेरोजगारी और गरीबी पे। तो आप अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय लेबर रिपोर्ट को आप देख लीजिए, ठीक है, उस पर आपको पता चल जाएगा। आय के वितरण में इतनी असमानता है कि आप जरा देख लीजिए, है ना। आप ऐसा समझिए कि अगर आप दिल्ली के एक एनसीआर है गुड़गांव, है ना, वहाँ पर आम व्यक्ति घर नहीं खरीद सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे घर खरीदने के लिए आपके पास 10 करोड़ रुपया होना चाहिए, वहाँ रहने के लिए भी आपके पास 20,000 रुपया रेंट होना चाहिए, यानी कि कमाई तो बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना। तो एक जगह तो आय इतना कॉन्सेंट्रेटेड है कि लोग 20 करोड़ 30 करोड़ की कोठियाँ में रह रहे हैं, और एक जगह आय इतना कम है ये लोग खाने को तरस रहे हैं, भुखमरी गरीबी का इतना शिकार है। तो आय की असमानता इतना बड़ा बीच में गैप है ना। आय की असमानता बहुत अधिक है, किसी के पास बहुत धन है, किसी के पास बिल्कुल नहीं है, ठीक है। कोई रोड पर खाने के लिए भीख मांग रहा है, कोई इतना ज़्यादा खा लिया है कि उसको पचाने के लिए जो है ना रोड पे दौड़ रहा है, ठीक है, कि मेरा खाना मतलब कि पच जाए तो मैं फिट दिखूं। और कोई लोग ये सोच रहा है कि मुझे खाना मिल जाए तो मैं जी सकूं, ठीक है। तो इतनी आय की असमानता है। तो जरा सोचिए कि ये कितना ही विकराल रूप हमारे देश में है, बेरोजगारी और आय का वितरण समानता, है ना। इसी को रिलेटिव पॉवर्टी भी कह सकते हैं, सापेक्षिक, है ना, गरीबी, ठीक है। आय की असमानता ही ये तय करता है कि आपके और मेरे बीच में कितनी गरीबी मौजूद है, और बहुत गरीबी है। अगर थोड़ा मोड़ा हो तो गैप तो भरा जा सकता है, लेकिन आय की असमानता इतना ज़्यादा है कि इसको भरना ही मुश्किल है ना। कोई अपने मतलब कि शादी में सिंगर को या फिर किसी म्यूजिशियन को 74 करोड़ रुपया में बुलाकर उसको सिर्फ एक रात में पे कर देते हैं कि जाओ भाई तुमने परफॉर्म किया, लो तुम्हें पैसा दिया जा रहा है। किसी के पास आजीवन 74 लाख रुपया नहीं आ पाता है। 74 लाख तो मैंने बहुत दूर कह दिया, 7 लाख रुपया नहीं देख पाता बेचारा, है ना। वो इतनी कम मजदूरी पे काम करते हैं कि पूछिए मत। आज देश का आलम ऐसा है, बेरोजगारी का आलम। बेरोजगारी की परिभाषा क्या है? प्रचलित मूल्य पर, वो प्रचलित दर पर जो व्यक्ति काम करने का इच्छुक है ना, और उस प्रचलित दर पर भी उस व्यक्ति को काम नहीं मिल रहा है। आज देखिए कि जो MBA या जो भी IITian जो हैं वो क्रैक करने के बाद उनका कैंपस सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, और अगर हो भी रहा है, और अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से MBA और BTech हैं तो आपकी सैलरी मात्र 12-13 हज़ार रुपये होने वाली है। तो 12-13 हज़ार रुपया होने के बाद आप ज़रा सोचिए कि कैसे आप अपने आप को सर्वाइव करेंगे। मैं एक दिन जा रहा था, मैं ऑटो में, मुझे पता चला कि जो ऑटो ड्राइवर है वो सोशियोलॉजी से MA है। मैंने कहा अच्छा जी, तो बोला कि हाँ सर मैं MA हूँ, MA पास आउट हूँ, क्या करूँ। हर जगह मैंने ट्राई किया, वो बोलते हैं कि आप इतना घंटा काम करो और आपको सैलरी उतना ही मिलेगा। 12-14 हज़ार बहुत दे रहे थे तो 15 हज़ार रुपये दे रहे थे। 15 हज़ार से तो घर नहीं चलेगा भैया। बिल्कुल सही, महंगाई भी बहुत चरम स्तर पर है। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो नहीं रहा है, बेरोजगारी बढ़ता जा रहा है, गरीबी की जो खाइयाँ हैं वो बढ़ती जा रही है, आय की असमानता इतनी बढ़ गई है कि उसे पाट पाना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसी अवस्था में भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है ना, एक प्रश्न चिन्ह लगना, ये मुझे ऐसा लगता है कि अभी इस पर और भी ध्यान देने का युग है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि एक व्यक्ति 2 जून की रोटी के लिए भी तरस रहा है और एक व्यक्ति जो है वो पैसे पे सो रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक है।
कम से कम हमारे देश में उसको ठीक है पैसे पे सोने का अधिकार ना मिले, लेकिन एटलीस्ट कम से कम मतलब गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार तो मिले। अपने ही देश में उनको दर दर की ठोकरें खाने पड़ रहे हैं, अपने ही देश में उनको रोजगार के लिए किसी दूसरे राज्य में जाना पड़ रहा है और तिरस्कार मतलब कि झेलना पड़ रहा है, अपने परिवार से दूर जाना पड़ रहा है और वहाँ पर भी रोजगार सही ढंग से नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। लोग एक बुलाओ 75 आएंगे, कहावत है कि अच्छा कोई बात नहीं, तुम नहीं काम करना तुम जाओ, और जैसे ही वो बुलाया कि नहीं मेरे पास काम है, 7 लोग आके बोलेंगे ठीक है मैं इससे पे भी कम पे काम कर लूँगा। क्यों? क्योंकि उनके पास रोजगार ही नहीं है, प्रचलित मूल्य दर से नीचे दर पर भी काम करना चाह रहे हैं और उससे उनका शोषण की प्रवृत्ति बढ़ रहा है। सरकार को इस पर इंटरवेन करना चाहिए कि ये सरकार अगर वाकई में मतलब कि युवाओं को लेकर चलना चाहती है तो ऐसे चीज़ों को ध्यान दे। रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। हर साल लोग जो हैं यूपीएससी में या फिर अदर एग्ज़ाम में वो तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ क्या है उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है कि मैं रोज़गार प्राप्त कर लूँ, है ना। तो सरकार को ऐसी पॉलिसी या ऐसे देश के अंदर ऐसे काम करने चाहिए जिससे देश के अंदर रोज़गार जो है उत्पन्न हो। इसके लिए उनको कहीं पर जाने की आवश्यकता ना हो, ठीक है, क्योंकि भारत का जो ब्रेन है वो ब्रेन है, ठीक है। आपको एक मज़ेदार किस्सा सुना रहा हूँ विंस्टन चर्चिल का। विंस्टन चर्चिल ने विंस्टन चर्चिल आपको पता था महात्मा गांधी जी को उनको नंगा फ़कीर कहा था, ठीक है। ये अधनंगा और फ़कीर कौन है? वही विंस्टन चर्चिल जो है ना, उसने ये कहा था कि भारतीयों के अंदर नेतृत्व क्षमता नहीं है, ये किसी भी नेतृत्व के मोहताज हैं, इनके अंदर क्षमता ही नहीं है कि किसी भी पार्ट को नेतृत्व कर सके। आज इतिहास दोबारा दोहरा गया है। भारतीय मूल के जो मतलब ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं, है ना, श्री ऋषि सुनक जी, वो भारतीय मूल के हैं और आज वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और ब्रिटेन के लोग जो उन्हें सल्यूट कर रहे हैं। तो ये भारत का जलवा है, थोड़ा सा देखिए आप लोग, ठीक है। तो ये हमारा विकासशील अर्थव्यवस्था का है वाला देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था की मूल विशेषताओं को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। इनका वर्णन है परंपरागत विशेषता और नवीन विशेषता में क्या हुआ है कि प्लान्ड इकोनॉमी को मैंने फॉलो किया है ना। प्लान्ड इकोनॉमी को फॉलो करते करते अब जो है नीति आयोग थिंक टैंक की नीति में और उद्योगों के विकास पर हमने जोड़ दिया और अभी इस पर देने बाकी है, यानी सेकेंडरी सेक्टर पे, इंडस्ट्री वाले सेक्टर पे इनको जोड़ देने की बात और भी सुचारू रूप से करना पड़ेगा। हमारे देश में एफडीआई अगर बहुत सुचारू रूप से आ रहा है, इसका मतलब हमने थोड़ा लिबरलिटी तो अपनाया है, लिबरल हुए हैं, उदार हुए हैं। उदार होने पे क्या किया? सिंगल विंडो क्लियरेंस मैंने उनको दिया, साथ में उनको क्या किया? लाइसेंसिंग प्रणाली से मुक्ति मिला, है ना। फेरा को फेमा में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, फेरा को फेमा में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, है ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मैंने फॉलो किया, है ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का सहारा किया। तो कई इन्वेस्टर जो थे भारत में इन्वेस्ट करने के लिए पूरी तरीके से उनको अच्छा लगा बाजार, है ना, उनको लगा कि नहीं भारत एक सेफ कंट्री है, इसलिए ऐसा हो सका, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है, आगे क्या है। ठीक है, हमारा क्लास आज का सेकेंड क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं। आशा करते हैं कि ये क्लास आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर किसी कारणवश अगर आपकी कोई सजेशन हो, कोई आपको लगता है कि इसमें सुधार की आवश्यकता, आप मुझे प्लीज़ कमेंट करें। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत अनमोल है ना, क्योंकि अभी आपके ही सहयोग, आपके ही प्रयास और आपके ही आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ पाऊँगा। तो अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ अपने लेक्चर में या फिर हमारे कंटेंट में कोई सुधार की आवश्यकता है तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज के जरिए, कमेंट के जरिए आप मुझे बताएं, है ना। थैंक यू सो मच। आज का क्लास फिर कल हम लोग क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच।